वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की एक बहुत ही अफसोसनाक खबर से। पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम और साबिका वजीर दाखिला रहने वाले रहमान मलिक साहब आज हम में मौजूद नहीं हैं। इस खबर के साथ दिन की शुरुआत हुई। रहमान मलिक साहब कोविड से स्ट्रगल कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली रिकवर नहीं कर पाए। इस वक्त की सियासी दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है और हम देख रहे हैं कि तमाम ही सियासी क्वार्टर्स से चाहे जो उनके मुखालिफिन थे या फिर उनकी अपनी पार्टी के लोग यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस वक्त कंडोलेंसेस पोर इन कर रही हैं। सबसे पहले जी दिखाते हैं उनके हवाले से ये रिपोर्ट और फिर प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक इंतकाल कर गए। रहमान मलिक इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। कोरोना के बाइस रहमान मलिक के फेफड़े शदीद मुतासिर थे। तर्जुमान के मुताबिक रहमान मलिक को सांस लेने में मुश्किलात हुई तो उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो दम तोड़ गए। जियाले रहनुमा रहमान मलिक ने सोगवारान में बेवा और 2 बेटे छोड़े हैं। उनके इंतकाल पर पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने ट्वीट में लिखा, रहमान मलिक अच्छे दोस्त, भाई, साथी और बेहतरीन रहनुमा थे। रहमान मलिक की नमाज जनाजा और तकफीन का ऐलान अहले खाना की मशावरत के बाद किया जाएगा। जी अभी तफसीलात आ रही हैं कि इनकी तदफीन की क्या तैयारियां हैं, लेकिन जिस तरह के हमने बताया सोगवारान में इनकी बेवा और इनके बेटे मौजूद हैं और इस वक्त मुख्तलिफ क्वार्टर्स से इनके लिए कंडोलेंसेज आ रही हैं। यकीनन सियासत पे, पाकिस्तानी सियासत पे अपनी एक छाप छोड़ी है। जियाले रहनुमा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा इनका साथ रहा और खुसूसन हम देखते हैं कि 2008 की हुकूमत के बाद जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने उरूज पे थी, अगर सिर्फ कराची की बात की जाए, यहाँ पे भी हम स्ट्रीट क्राइम को, एक्सट्रीमिज्म को और दहशतगर्दी को अपने उरूज पे देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा उस वक्त चीजों को संभालने में। सबसे पहले इनकी सियासी जिंदगी पे भी एक नजर डालते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द वेरियस फेजेस ऑफ हिज लाइफ। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ जो इनकी वाबस्तगी रही, टैब देखते हैं इस रिपोर्ट में। रहमान मलिक 1951 में सियालकोट में पैदा हुए। सियासत में आने से कबल वो FIA के सरबराह रह चुके थे। उनकी पहचान बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जियाले रहनुमा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के करीबी और बाएतबार साथी समझे जाते थे। रहमान मलिक 2004 से 2007 तक बेनजीर भुट्टो के चीफ सिक्योरिटी अफसर भी रहे। वो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी थे। पार्टी में उनकी राय काफी अहमियत की हामिल थी। रहमान मलिक 2008 से 2013 तक वफाकी वजीर दाखिला रहे और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मीसाक़े जमहूरियत में भी कलीदी किरदार अदा किया। रहमान मलिक ने 6 से 8 किताबें भी लिखी थी। अफगानिस्तान उनका पसंदीदा मौजू था। जामिया कराची की जानिब से रहमान मलिक को PhD की एजाजी डिग्री भी दी गई थी। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ भी बहुत से इकदाम उठाए। रहमान मलिक को बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारे शुजात और निशाने इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनको ग़रीक़ रहमत करे और यकीनन इंसान की जो कंट्रीब्यूशंस होती हैं, जो उनसे वाबस्ता बातें होती हैं, वही उनकी याद बनकर रह जाती हैं। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूक्रेन का जो तनाज़ा है उसमें हम देख सकते हैं कि काफी तेजी आई हुई है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक खुसूसी इंटरव्यू दिया रशिया के एक चैनल को और उसमें भी उन्होंने इस बात पे एम्फसाइज किया कि इसका एक तहम्मुल के साथ और पीसफुली इसका सोल्यूशन
एक्शन निकाला जाना चाहिए. पूरी दुनिया में इसकी वजह से हिजान मुब्तला है. यकीनन एनर्जी सेक्टर्स इससे डायरेक्टली इससे इफेक्ट होंगे. तो हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में एक रिपोर्ट और फिर इस तनाज़ा पे बात करेंगे जनाब जमील अहमद साहब से, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं. लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट फर्स्ट. यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का नहीं है कोई इम्कान. रूसी सदर का रूस नवाज अलैदगी पसंदों के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों को तस्लीम करने का ऐलान. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. व्लादिमीर पुतिन ने Donetsk और Luhansk को आजाद रियासत तस्लीम कर लिया. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. 2 эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. रूसी सदर ने फौजी दस्तों को भी अमन के लिए दोनों इलाकों में दाखिल होने की हिदायत कर दी. Тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने रूसी इक़दाम को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया. Vladimir Putin has effectively announced that Russia is recognizing the breakaway republics of Donetsk and Lugansk. This is plainly in breach of international law. अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने रूसी इक़दाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसका जल्द और मजबूत जवाब दिया जाएगा. नेटो के सरबराह ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं रूस के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, जिसमें नाम निहाद आजाद रियासतों डोनेस्क और लुहांस्क को तस्लीम किया गया. डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी हिमायत याफ्ता बागी 2014 से यूक्रेन की अफवाज से लड़ रहे हैं. वो इन इलाकों को आजाद रियासतें करार देते हैं. अच्छा जी, सबसे पहले इस बात को स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि कई लोग जब यूक्रेन तनाज़े की तरफ देख रहे हैं तो उनका तासुर ये है या उनका ये ख्याल है कि यूक्रेन एक बहुत बड़ा सप्लायर है एनर्जी ऑयल मार्केट्स में, और देयरफॉर ये सारा का सारा तनाज़ा ऑयल को लेकर है या उसके ऊपर एक कब्जा जमाने की बात है. लेकिन आपको बताते चलें कि इस तनाज़े में एक्चुअली अगर यूक्रेन को देखा जाए, यूक्रेन इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है टू द एनर्जी मार्केट्स. इनफैक्ट रशिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इससे कई गुना ज्यादा है. लेकिन इस तनाज़े की वजह से अगर सैंक्शंस आयद होती हैं या फिर जो लॉजिस्टिक्स हैं यानी रशिया से आने वाली सप्लाई पे अगर कदगन लगती है तो दुनिया भर में मुश्किलात बढ़ सकती हैं. इस वक्त जो सेपरेटिस्ट हैं यूक्रेन पे और जिस तरह इसके बॉर्डर पे देखा जा रहा है कि रशियन मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ जो वेपन्स हैं जो एलाइज को दिए जा रहे हैं वो अमेरिका की तरफ से हैं. तो एक दफा फिर ये एक ऐसे दौर का आगाज हो सकता है जिसमें कोल्ड वॉर हम देखेंगे, चाइना का भी और मजीद ममालिक का भी इसके सैंक्शंस के हवाले से एक रोल हो सकता है. आइए इस पे मजीद नजर डालते हैं. हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं. आइए उनसे पूछते हैं कि इसका क्या असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा, खुसूसन पाकिस्तान में जहां हम अभी भी अपने एनर्जी सप्लाईज के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल पे, इम्पोर्टेड ऑयल पे डिपेंडेंट है. अस्सलाम वालेकुम जमील साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. सर बहुत बहुत शुक्रिया. ये जो तासुर है कि ये सब एनर्जी के ज़खायर, ऑयल के ज़खायर पे कब्जा करने की जंग है, इसमें तो फैक्चुअली हमें कोई वजन नजर नहीं आ रहा. तो आप बताइए कि इस तनाज़े की वजह क्या बन रही है और ये इतना एस्केलेट क्यों कर रहा है? जी हाँ, 2 बातें आपने पूछी मुझसे. एक तो ऑयल की यानी एनर्जी की प्राइस हाइक जो शुरू होना हम देख सकते हैं और बहुत तेजी से. उस पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एक रिपोर्ट है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ऑयल की प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस जो बढ़ जाएगी $150 पर बैरल तक बढ़ जाएगी. ये ब्लेंड ऑयल जो है आज वो तकरीबन 96-97 के नजदीक आज बिक रहा है वो. लेकिन जिस तरह ये तनाज़ा बढ़ रहा है प्रॉक्टर गैम्बल के तहत वो 150, उस पर पाकिस्तान पे असर ये होगा कि आज जो प्राइस है उसके मुकाबले में तकरीबन 250 के करीब पहुंच सकती है. तो ये तो एक एनर्जी की बात हो गई. लेकिन पाकिस्तान यूक्रेन से तकरीबन 1.7 मिलियन टन गंदम भी खरीदता है तकरीबन पिछले कई बरस से. और बहुत सारी पाकिस्तान की यूक्रेन के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है. हम टैंक बनाते हैं, उनकी कोऑपरेशन से हम
एयर रिफ्यूलिंग में रिपेयर मेंटेनेंस उनसे लेते हैं और बहुत सारी चीजें हैं हमारी जिससे कि हम डिपेंडेंट हैं। अब आ जाती हैं इस तनाज़े का बाकी अगर पॉलिटिकल असर आप पूछना चाहती हैं तो उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है, और उस पर बाइडन का बयान जो है उसको मैं सामने रखते हुए आपकी नाजरीन के लिए मजीद इस पे वजाहत कर देता हूँ कि बाइडन ने क्लियर अल्फाज में कह दिया है कि ये जो रशिया ने सेपरेटर्स का जो इतना बड़ा हिस्सा यूक्रेन का वो सेपरेटिस्ट के हवाले कर दिया और उसको तस्लीम कर लिया है, और उसके साथ उसको उसमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्तेमाल कर दिए हैं, और कहा है कि वी आर रेडी इफ रशिया डज एनी फर्दर एडवांसमेंट वी आर रेडी टू गिव अ फुल रिस्पांस। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, जैसे आपने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात की, प्रोग्राम इस सेगमेंट की शुरुआत में ही हमने एस्टैब्लिश किया कि यूक्रेन के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गैस पाइपलाइंस और लॉजिस्टिक्स मौजूद हैं उस पर कोई सैंक्शंस का इतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन एट द सेम टाइम यूक्रेन की प्रोडक्शन या कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड एनर्जी मार्केट इतनी ज्यादा नहीं है, जबकि अगर हम सिर्फ यूरोप की तरफ देखते हैं 70% जो गैस रशिया प्रोड्यूस करता है वो यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। इस वक्त सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है, जैसे आपने खुद कहा कि बाइडन अपने अगर डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करते हुए अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है वेस्टर्न लीडर्स, खुसूसन यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को, और रशिया पे सैंक्शंस आयद करता है, तो रशिया को बहुत बड़ा धचका पड़ सकता है और वर्ल्ड एनर्जी मार्केट को बहुत बड़ा धचका पड़ सकता है। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड एंड स्पेशली द यूरोपियन यूनियन क्या सोच रही है? यूरोपियन यूनियन तो जाहिर है वो एलाइज हैं अमेरिका की, और उन्होंने अपनी कंटीजेंसी सारी यकीनन तैयार की होगी। जर्मन ने पहले कह दिया, जर्मनी ने, कल की बात है ये, कि हम जो उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था ऑयल पाइपलाइन का, उनका कि हम इसको बंद करते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम नहीं, उसके अलावा 5 पाइपलाइंस और जा रही हैं, 5 और पाइपलाइंस हैं जो कि जा रही हैं रशिया से, और यकीनन जब ये सैंक्शन जिसकी कि बाइडन बात कर रहे हैं और ब्लिंकन बात कर रहे हैं, जब वो सैंक्शन लगेगी तो वो एक भूचाल सा आ जाएगा एनर्जी मार्केट में, क्योंकि काफी सप्लाई उसमें कमी आ जाएगी, और देखना ये है कि एनर्जी पर किस हद तक वो सैंक्शन लगाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रशिया खुद इस पर, क्योंकि रशिया खुद भी तो सैंक्शन लगा सकता है कि हम नहीं देते अपना ऑयल, हम इतना ये नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। एम्बेसडर साहब, उससे खातिर ख्वाह एक बहुत कसीर रकम का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा रशिया को। 177 बिलियन का रशिया ने अभी एग्रीमेंट किया है चाइना के साथ इस ओलंपिक के बाद, जब उन्होंने मीटिंग की है अपनी 2 लीडर्स ने, शीपिंग ने, और 177.6 का उन्होंने एग्रीमेंट किया है। ये जो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है यूरोप से चाइना की तरफ, चाइना को तो एनर्जी की बहुत ज्यादा क्वेस्ट है, और एनर्जी चाइना काफी कंज्यूम कर सकता है रशिया से, लेकिन इस ट्रांजिशन में कोई तकलीफ तो रहेगी पूरी दुनिया को भी और रशिया को भी। सर, आपको लगता है कि अमेरिका की और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी इस वक्त कोशिश है कि जो मैमथ ग्रोथ है, जो लोग अक्सर बात करते हैं कि ये एक नया ब्लॉक बनने वाला है, रशिया डाइवर्सिफाई कर रहा है, 70% इस वक्त वो सिर्फ यूरोप को एक्सपोर्ट करता था, बट इट ऑल्सो वांट्स टू कंटिन्यू एंड मेक अ ब्रिज विद चाइना, विद टर्की, तो उसको कंटेन करने के लिए ये तनाज़े को इतना बढ़ाया जा रहा है? नहीं, वो तो देखें, वो तो जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा नुक्ता, कलीदी नुक्ता इस वक्त जो है वो चाइना कंटेनमेंट है। और अगर आपकी तवज्जो में दिलाऊं कि रशिया और चाइना की अब किस हद तक उनकी हम आहंगी और कितनी अच्छी उनके रिलेशंस हो गए हैं, और मैं आपको हवाला दे देता हूं जो पुतिन ने अभी विजिट किया ओलंपिक्स पर, उन्होंने कहा कि रशिया और चाइना तो बहुत हजारों साल के ट्रेडिशनल हैं और अपने ट्रेडिशंस को भी मेंटेन करते हैं, और हम अब पॉलिटिकल हम आहंगी के अलावा हम अपने बाकी हम आहंगी को भी बिल्कुल मजबूत कर बनाते जाएंगे। और उस पे जो मैंने आपको बताया एग्रीमेंट के अलावा रशिया और चाइना ने एक दूसरे के लिए जो जियोपॉलिटिकल तनाजुर है, बस इसको एक जुमला मुकम्मल कर लूं मैं, जियोपॉलिटिकल तनाजुर में जो बयान किया है, रशिया तो पहले भी बयान देता रहा है और उनका वन चाइना के हवाले से रशिया ने खुलकर सपोर्ट की है, और चाइना ने पहली मर्तबा इतने खुलकर यूक्रेन के मामले में रशिया की सपोर्ट की है। तो ये अभी अपने कार्ड्स उन्होंने काफी निकाल के सामने पेश कर दिए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनको जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पर जितनी ज्यादा कुर्बत हो गई है, और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल देता चलूं कि स्पेस वेपनाइजेशन में चाइना ने और रशिया
جی سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, وقت میرے پاس اتنا ہی تھا, لیکن امبیسڈر جمیل صاحب آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ اس نئے بلاک کا اور اس بڑھتے ہوئے تعاون کا ایک ڈائریکٹ اثر ہمارے خطے پہ بھی پڑتا تھا, پاکستان پہ بھی پڑتا تھا, جہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمیں تنہا چھوڑا گیا. FATF کا معاملہ ہو یا پھر افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہو, ایک بہت بڑا گیپ چھوڑا گیا ہے, اور پاکستان کے لیے بڑا اہم تھا کہ وہ اب کس قسم کی الائنمنٹ میں جاتا ہے, اپنے جو بین الاقوامی روابط ہیں ان کو کس طرح لے کے چلتا ہے. ایک اور چیز جس کی طرف توجہ ہمارے ویورز کی ہونی چاہیے کہ یہ تنازع اگر بڑھتا ہے تو ایک میجر ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. دنیا کو آلریڈی جھوکا گیا ہے افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف, یہ ایک دوسرا تنازع ہوگا. بہت بہت شکریہ امبیسڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اور اس بڑے اہم ایشو پہ روشنی ڈالنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح یہ سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے we'll take more of your insights and your analysis on this. اس وقت لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک and we'll be right back. آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کا جو تنازع ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تیزی آئی ہوئی ہے. کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک خصوصی انٹرویو دیا رشیا کے ایک چینل کو, اور اس میں بھی انہوں نے اس بات پہ ایمفسائز کیا کہ اس کا ایک تحمل کے ساتھ اور پیسفلی اس کا سولوشن نکالا جانا چاہیے. پوری دنیا میں اس کی وجہ سے ہیجان مبتلا ہے, یقیناً انرجی سیکٹرز اس سے ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوں گے. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بارے میں ایک رپورٹ, اور پھر اس تنازع پہ بات کریں گے جناب جمیل احمد صاحب سے جو کہ فارمر ایمبیسڈر ہیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ فرسٹ. یوکرین تنازع کے پرامن حل کا نہیں ہے کوئی امکان. روسی صدر کا روس نواز علیحدگی پسندوں کے زیر انتظام 2 علاقوں کو تسلیم کرنے کا اعلان. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. ولادیمیر پوٹن نے ڈونیسک اور لوہانسک کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. 2 эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. روسی صدر نے فوجی دستوں کو بھی امن کے لیے دونوں علاقوں میں داخل ہونے کی ہدایت کر دی. Тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے روسی اقدام کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. Vladimir Putin has effectively announced that Russia is recognizing the breakaway republics of Donetsk and Lugansk. This is plainly in breach of international law. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے روسی اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کا جلد اور مضبوط جواب دیا جائے گا. نیٹو کے سربراہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا, میں روس کے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہوں جس میں نام نہاد آزاد ریاستوں ڈونیسک اور لوہانسک کو تسلیم کیا گیا. ڈونیسک اور لوہانسک میں روسی حمایت یافتہ باغی 2014 سے یوکرین کی افواج سے لڑ رہے ہیں. وہ ان علاقوں کو آزاد ریاستیں قرار دیتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کیونکہ کئی لوگ جب یوکرین تنازع کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کا تاثر یہ ہے یا ان کا یہ خیال ہے کہ یوکرین ایک بہت بڑا سپلائر ہے انرجی آئل مارکیٹس میں, اور therefore یہ سارا کا سارا تنازع آئل کو لے کر ہے یا اس کے اوپر ایک قبضہ جمانے کی بات ہے. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تنازع میں ایکچولی اگر یوکرین کو دیکھا جائے, یوکرین اتنا بڑا کنٹریبیوٹر نہیں ہے ٹو دا انرجی مارکیٹس. انفیکٹ رشیا کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن اس تنازع کی وجہ سے اگر سینکشنز عائد ہوتی ہیں یا پھر جو لاجسٹکس ہیں یعنی رشیا سے آنے والی سپلائی پہ اگر قدغن لگتی ہے تو دنیا بھر میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اس وقت جو سیپریٹسٹ ہیں یوکرین پہ, اور جس طرح اس کے بارڈر پہ دیکھا جا رہا ہے کہ رشین ملٹری پریزنس بڑھتی چلی جا رہی ہے, دوسری طرف جو ویپنز ہیں جو الائز کو دیے جا رہے ہیں وہ امریکہ کی طرف سے ہیں. تو ایک دفعہ پھر یہ ایک ایسے دور کا آغاز ہو سکتا ہے جس میں کولڈ وار ہم دیکھیں گے, چائنا کا بھی اور مزید ممالک کا بھی اس کے سینکشنز کے حوالے سے ایک رول
रोल हो सकता है। आइए इस पे मजीद नजर डालते हैं। हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इसका क्या असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा, खुसूसन पाकिस्तान में जहां हम अभी भी अपनी एनर्जी सप्लाईज के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल पे, इम्पोर्टेड ऑयल पे डिपेंडेंट है। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो तासुर है कि ये सब एनर्जी के ज़खायर, ऑयल के ज़खायर पे कब्जा करने की जंग है, इसमें तो फैक्चुअली हमें कोई वजन नजर नहीं आ रहा। तो आप बताइए कि इस तनाज़े की वजह क्या बन रही है और ये इतना एस्केलेट क्यों कर रहा है? जी हाँ, दो बातें आपने पूछी मुझसे। एक तो ऑयल की यानी एनर्जी की प्राइस हाइक जो शुरू होना हम देख सकते हैं और बहुत तेजी से। उस पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एक रिपोर्ट है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ऑयल की प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस जो बढ़ जाएगी $150 पर बैरल तक बढ़ जाएगी, ये ब्लेंड ऑयल जो है। आज वो तकरीबन 96-97 के नजदीक आज बिक रहा है वो। लेकिन जिस तरह ये तनाजा बढ़ रहा है प्रॉक्टर गैम्बल के तहत, वो 150, उस पर पाकिस्तान पे असर ये होगा कि आज जो प्राइस है उसके मुकाबले में तकरीबन 250 के करीब पहुंच सकती है। तो ये तो एक एनर्जी की बात हो गई। लेकिन पाकिस्तान यूक्रेन से तकरीबन 1.7 मिलियन टन गंदम भी खरीदता है तकरीबन पिछले कई बरस से। और बहुत सारी पाकिस्तान की यूक्रेन के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है। हम टैंक बनाते हैं, उनकी कोऑपरेशन से हम एयर रिफ्यूलिंग में रिपेयर मेंटेनेंस उनसे लेते हैं और बहुत सारी चीजें हैं हमारी जिससे कि हम डिपेंडेंट हैं। अब आ जाते हैं इस तनाजे का बाकी अगर पॉलिटिकल असर आप पूछना चाहती हैं तो उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है और उस पर बाइडन का बयान जो है उसको मैं सामने रखते हुए आपके नाजरीन के लिए मजीद इस पे वजाहत कर देता हूँ कि बाइडन ने क्लियर अल्फाज में कह दिया है कि ये जो रशिया ने सेपरेटर्स का जो इतना बड़ा हिस्सा यूक्रेन का वो सेपरेटिस्ट के हवाले कर दिया और उसको तस्लीम कर लिया है और उसके साथ उसको उसमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन से इस्तेमाल कर दिए हैं और कहा है कि वी आर रेडी इफ रशिया डज एनी फर्दर एडवांसमेंट, वी आर रेडी टू गिव अ फुल रिस्पांस। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, जैसे आपने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात की, प्रोग्राम इस सेगमेंट की शुरुआत में ही हमने एस्टैब्लिश किया कि यूक्रेन के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गैस पाइपलाइंस और लॉजिस्टिक्स मौजूद हैं, उस पर कोई सैंक्शंस का इतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन एट द सेम टाइम यूक्रेन की प्रोडक्शन या कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड एनर्जी मार्केट इतनी ज्यादा नहीं है। जबकि अगर हम सिर्फ यूरोप की तरफ देखते हैं, 70% जो गैस रशिया प्रोड्यूस करता है वो यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। इस वक्त सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है, जैसे आपने खुद कहा कि बाइडन अपने अगर डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करते हुए अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है वेस्टर्न लीडर्स, खुसूसन यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को, और रशिया पे सैंक्शंस आयद करता है, तो रशिया को बहुत बड़ा धचका पड़ सकता है और वर्ल्ड एनर्जी मार्केट को बहुत बड़ा धचका पड़ सकता है। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड एंड स्पेशली द यूरोपियन यूनियन क्या सोच रही है? यूरोपियन यूनियन तो जाहिर है वो एलाइज हैं अमेरिका के और उन्होंने अपनी कॉन्टीजेंसी सारी यकीनन तैयार की होगी। जर्मन ने पहले कह दिया, जर्मनी ने, कल की बात है ये, कि हम जो उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था ऑयल पाइपलाइन का, उनका कि हम इसको बंद करते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम नहीं। उसके अलावा 5 पाइपलाइंस और जा रही हैं, 5 और पाइपलाइंस हैं जो कि जा रही हैं रशिया से। और यकीनन जब ये सैंक्शन जिसकी कि बाइडन बात कर रहे हैं और ब्लिंकन बात कर रहे हैं, जब वो सैंक्शन लगेगी तो वो एक भूलचाल सा आ जाएगा एनर्जी मार्केट में, क्योंकि काफी सप्लाई उसमें कमी आ जाएगी। और देखना ये है कि एनर्जी पर किस हद तक वो सैंक्शन लगाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रशिया खुद इस पर, क्योंकि रशिया खुद भी तो सैंक्शन लगा सकता है कि हम नहीं देते अपना ऑयल, हम इतना ये नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। एम्बेसडर साहब, उससे खातिर ख्वाह एक बहुत कसीर रकम का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा रशिया को। 177 बिलियन का रशिया ने अभी एग्रीमेंट किया है चाइना के साथ इस ओलंपिक के बाद, जब उन्होंने मीटिंग की है अपनी दो लीडर्स ने, शीपिंग ने, और 177.6 का उन्होंने एग्रीमेंट किया है। ये जो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है यूरोप से चाइना की तरफ, चाइना
को तो एनर्जी की बहुत ज्यादा क्वेस्ट है और एनर्जी चाइना काफी कंज्यूम कर सकता है रशिया से, लेकिन इस ट्रांजिशन में कोई तकलीफ तो रहेगी पूरी दुनिया को भी और रशिया को भी। सर, आपको लगता है कि अमेरिका की और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी इस वक्त कोशिश है कि जो मैमथ ग्रोथ है, जो लोग अक्सर बात करते हैं कि ये एक नया ब्लॉक बनने वाला है, रशिया डाइवर्सिफाई कर रहा है, 70% इस वक्त वो सिर्फ यूरोप को एक्सपोर्ट करता था, बट इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू कंटिन्यू एंड मेक अ ब्रिज विद चाइना, विद टर्की, तो उसको कंटेन करने के लिए ये तनाजे को इतना बढ़ाया जा रहा है? नहीं, वो तो देखें, वो तो जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा नुक्ता, कलीदी नुक्ता इस वक्त जो है वो चाइना कंटेनमेंट है। और अगर आपकी तवज्जो में दिलाऊं कि रशिया और चाइना की अब किस हद तक उनकी हम आहंगी और कितनी अच्छी उनके रिलेशंस हो गए हैं, और मैं आपको हवाला दे देता हूं जो पुतिन ने अभी विजिट किया ओलंपिक्स पर, उन्होंने कहा कि रशिया और चाइना तो बहुत हजारों साल के ट्रेडिशनल हैं और अपने ट्रेडिशंस को भी मेंटेन करते हैं, और हम अब पॉलिटिकल हम आहंगी के अलावा हम अपने बाकी हम आहंगी को भी बिल्कुल मजबूत तर बनाते जाएंगे। और उस पे जो मैंने आपको बताया एग्रीमेंट के अलावा रशिया और चाइना ने एक दूसरे के लिए जो जियो पोलिटिकल तनाजुर है, बस इसको एक जुमला मुकम्मल कर लूं मैं, जियो पोलिटिकल तनाजुर में जो बयान किया है, रशिया तो पहले भी बयान देता रहा है और उनका वन चाइना के हवाले से रशिया ने खुलकर सपोर्ट की है, और चाइना ने पहली मर्तबा इतने खुलकर यूक्रेन के मामले में रशिया की सपोर्ट की है। तो ये अभी अपने कार्ड्स उन्होंने काफी निकाल के सामने पेश कर दिए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनको जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पर जितनी ज्यादा कुर्बत हो गई है, और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल देता चलूं कि स्पेस वेपनाइजेशन में चाइना ने और रशिया। जी सॉरी, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन एम्बेसडर जमील साहब आपने बिल्कुल सही इशारा किया कि इस नए ब्लॉक का और इस बढ़ते हुए ताउन का एक डायरेक्ट असर हमारे खित्ते पे भी पड़ता था, पाकिस्तान पे भी पड़ता था, जहां हम अक्सर देखते हैं कि हमें तनहा छोड़ा गया, FATF का मामला हो या फिर अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हो, एक बहुत बड़ा गैप छोड़ा गया है। और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम था कि वो अब किस किस्म की अलाइनमेंट में जाता है, अपने जो बैनुल अक़वामी रवाबित है उनको किस तरह लेके चलता है। एक और चीज जिसकी तरफ तवज्जो हमारे व्यूअर्स की होनी चाहिए कि ये तनाजा अगर बढ़ता है तो एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ भी हम जा सकते हैं। दुनिया को ऑलरेडी झोंका गया है अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ, ये एक दूसरा तनाजा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए और इस बड़े अहम इशू पर रोशनी डालने के लिए। इंशाल्लाह ताला जिस तरह ये स्टोरी डेवलप होती है, विल टेक मोर ऑफ योर इनसाइट्स एंड योर एनालिसिस ऑन दिस। इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।